आपने पढ़ा? लीडरशिप इफेक्टिवनेस बड़ा इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। मैं मोटिवेशन से शुरू कराऊं, ये थोड़ा सा बताऊं आपको? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कोई जवाब नहीं दे रहे आप। चलो लेट्स स्टार्ट, में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो लीडरशिप इफेक्टिवनेस मैम, है उसमें है। हाँ जी बच्चे बोलिए। मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था कल। हाँ जी, क्लास रह गई थी जी मेरी। क्या कह रही हो, दोबारा बोलो। मैम क्लास अद्धी रह गई सी, दोबारा तो ला दूंगी लास्ट ईयर तो जी। हाँ जी, ये लास्ट में ही था, ये मैंने बोला था कि ये आप पढ़ना, कोई बात नहीं, मैं करवाने लगी हूँ आपको। आप सुनो। अदरवाइज बेटे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप जब कभी मर्जी जहां से भी आपने सुनना है आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, ये मैंने टॉपिक वैसे ही कहा था कि इजी है, तो आप खुद से रीड कर लेना, पर कोई बात नहीं, मैं आपको अभी थोड़ा सा साथ में करा लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। अब लीडरशिप इफेक्टिवनेस जो है, इसमें है कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि जो लीडर है उसको हम कैसे उस लीडरशिप को इफेक्टिव कह सकते हैं। इसमें जैसे है कि सबसे पहले तो यही बात होती है कि आप ये देखते हो कि अगर तो मतलब जो पर्सन है उसकी पर्सनल क्वालिटीज कैसी हैं, उसके ट्रेड्स क्या हैं, तो उससे ही नजर आ जाता है कि उसमें लीडरशिप की जो है कैपेबिलिटी है कि नहीं है। उसके लिए जो हमने क्वालिटीज की थी ना लीडर की, वो वाले सारे ट्रेड्स जो है इसमें यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें ये है कि हम ये देखते हैं कि लीडर्स जो है हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव। ठीक है। तो वहां से समझ आ जाती है कि जो लीडर है वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसको हम बिहेवियरल अप्रोच भी बोल देते हैं कि बिहेवियर क्या है लीडर का। ठीक है। एम्प्लॉय को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बढ़ पा रही है कि नहीं, मैनेजर जो है वो एज अ सफल लीडर रोल प्ले कर पा रहा है कि नहीं। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड इज के लीडरशिप इफेक्टिवनेस में कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, किसके साथ, एज अ मैनेजर एज अ लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ, और जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वहां पर वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसको हम सिचुएशनल और कंटिजेंसी अप्रोच भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं। अब कुछ आगे हैं मेजर्स की, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं लीडरशिप एबिलिटी मैनेजर्स के अंदर। देखो कई बार आपने ये क्वेश्चन जो है वो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस, कि क्या लीडर जो हैं, वो जो मैनेजर्स हैं, क्या वो बॉर्न लीडर्स होते हैं? तो इसका आंसर है कि वो बॉर्न लीडर्स नहीं होते। ठीक है। हाँ, ये है कि किसी में कोई ना कोई एबिलिटी या ट्रेट हो सकता है जो उसको लीडर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन इसके बिना ये भी है कि लीडरशिप एबिलिटीज जो हैं वो एक्वायर की जा सकती हैं ट्रेनिंग के साथ, ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो जिससे कि लीडरशिप जो है वो एक्वायर की जाती है, कौन से मेजर्स हैं? तो इसमें फर्स्ट इज लीडरशिप ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं टू एक्सपोज द मैनेजर्स टू सेवरल लीडरशिप सिचुएशंस। उनको सिमुलेटेड सिचुएशंस में डाला जाता है, आर्टिफिशियल सिचुएशंस में, और वहां पे उनके आगे एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप इस सिचुएशन में से बताएं कि आपने अपॉर्चुनिटीज को कैसे इसको डायग्नोज करना है, कैसे इसके ऊपर काम करना है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे केस स्टडी दे दी है ना, तो केस स्टडी के ऊपर काम करके उसकी प्रोबेबल जो सॉल्यूशंस हैं वो निकाल कर आप आइए, और उसमें से पता चल जाएगा कि वो जो पर्सन है, मैनेजर जो है, वो कैसे अपनी लीडरशिप स्किल्स को एक्सरसाइज करता है उसको सॉल्व करते हुए। ठीक है। सेकंड है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर। तो ये दूसरा मेजर है। इसमें है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको एक क्रिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो दे दी जाती हैं, वहां पे वो क्रिटिकल सिचुएशंस में अपनी लीडरशिप अप्लाई करके देखते हैं, अपनी एबिलिटीज को लगा के देखते हैं। कोई टास्क दे दिया जाता है एक प्रोजेक्ट की तरह, तो उसको वो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करके देखता है। उससे समझ आनी शुरू हो जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वो जब काम करेगा असली तौर में प्रैक्टिकली, तो कैसे वो इफेक्टिवली उसके ऊपर चलेगा, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है बेटे ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी जो होती है दैट मीन्स एक फ्रीडम, मैनेजर को एक फुल कंडीशंस मिल जाती हैं कि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीडम मिल जाता है कि उसने सिचुएशंस में
किस तरीके से काम करना है, क्रिटिकल लीडरशिप एबिलिटीज को साथ में लेके, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जो है उसको साथ में दिया जाता है, प्रॉपर उसको मैनेजमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है। और जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो नेचुरली उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी तय हो जाती है, आंसरेबिलिटी उसी के ऊपर होती है। जब आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पढ़ा है कि जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो, सुपीरियर जो है जब सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है काम करने की, तो साथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी साथ के साथ उसको दी जाती है। तो जब उसको फ्रीडम दिया गया काम करने का, तो नेचुरली वो अपनी क्रिटिकल लीडरशिप एबिलिटीज के साथ काम करेगा। और जब वो ऐसे काम करेगा तो नेचुरली है कि उसके ऊपर पूरे तरीके से सुपरविजन रखी जा रही है, उसको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। भाई अगर तो सब कुछ सही चला तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर नहीं सही चला, उलट हुआ, गलत हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो सबॉर्डिनेट को पेनल्टीज भी बियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसको अकाउंटेबल ठहरा दिया गया कि तुम्हें जो ये दिया गया है फ्रीडम, इसको तुमने बड़े दायित्व के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक फोर्थ जो है मेजर, उसमें है अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है कि जो मैनेजर्स हैं उनको सबॉर्डिनेट के साथ बात करने को एक मौके दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो बात जो है वन टाइम नहीं होती, कंटिन्यूअस चलती है। तो वो जैसे कि अगर तो मैनेजर जो है अदरवाइज वो काम में बिजी होते हैं, उनको बात करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब उनको एक सपोर्टिव माहौल दिया जाता है, वो बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे भी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो अभी पॉलिश होती हैं। क्योंकि सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनको लगता है कि कोई हमारे साथ खड़ा है सपोर्ट करने के लिए। तो ये वाले कुछ मेजर्स हैं जिससे लीडरशिप ट्रेड्स जो है वो और भी ज्यादा पॉलिश किए जा सकते हैं किसी भी उसमें पर्सन में जो एक लीडरशिप रोल को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो टॉपिक है ये आपने किया हुआ है बिजनेस स्टडीज में भी, लेकिन यहाँ पे भी आप इसमें इसकी थियोरीज करेंगे जो आपने बोर्ड क्लासेस में थियोरीज कवर नहीं की होंगी, बिकॉज +2 लेवल पे उन थियोरीज को ज्यादा इलेबोरेटिव ढंग से या थियोरीज को जो है नेम से एक भी शायद लिया नहीं जाता। ठीक है, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो चलो, क्योंकि वो आपके फाउंडेशन पेपर के सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको कवर करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे जितना कि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंटर लेवल पे भी आप इसको करोगे आगे, है ना, डिटेल में इलेबोरेटिव, तो वहां तक हम करेंगे। अगर मोटिवेशन की बात करें तो टर्म मोटिवेशन, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव मींस अर्ज टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ करने की ख्वाहिश होनी, डिजायर होना। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल टू टेक द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब लोगों को इंस्पायर करना, एक तरह से उनको कन्विंस करना कि जो भी कोर्स सुपीरियर चाहता है कि वो रास्ते पे जाएं, तो वो काम करें। ठीक है, जिस ढंग से वो काम करवाना चाहता है उस ढंग से वो अपनी मर्जी से काम करें, इस तरह से उनको पॉजिटिव कर देना। ठीक है, स्टीफन रॉबिन्स की डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशनड बाय द एफर्ट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स। तो मतलब उनके जो है एफर्ट्स अगर हाई लेवल के लगवाने हैं और उन्होंने की मर्जी से लगवाने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके, तो उसके लिए उन्होंने उनको मोटिवेट कर किया कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे एफर्ट करने पे आपकी अपनी भी कुछ जो है इंडिविजुअल नीड्स सेटिस्फाई होंगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ऑर्गेनाइजेशन का गोल समझ के नहीं करते, वो अपना गोल समझ के करते हैं। अब अगर मोटिवेशन की हम प्रोसेस की बात करें तो ये समझ आती है कि मोटिवेट हर कोई नहीं होता है। ठीक है, मोटिवेट वही होगा जिसके अंदर कुछ कोई फीलिंग होगी कि कोई नीड है जो सेटिस्फाई नहीं हुई। जब वो फीलिंग ऐसी अराइज होती है तो उससे टेंशन होती है। अब जब पर्सन उस टेंशन को दूर करने के लिए कोई एक्शन लेता है, और अगर तो वो एक्शन में सक्सेसफुल हो जाता है और वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो पर्सन अपनी उस सक्सेस से मोटिवेटेड फील करता है। और अगर वो एक्शन फेल हो जाता है तो फिर उस केस में वो दूसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है। और अगर एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसमें फिर क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि वांट्स आर अनलिमिटेड। तो जब एक जो है सेटिस्फाई हुई तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो मोटिवेशन का प्रोसेस है ये लगातार ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस होता है और ये चलता रहता है। अब इसमें है, अगर हम ये बात करें तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं मोटिवेशन के। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है।
मतलब कि इसमें जो फीलिंग्स राइज होती हैं या कोई नीड को लेके कोई सेटिस्फाइड नहीं है या वो एक्शन लेता है, ये सारी चीजें जो है एक साइकोलॉजी, एक ह्यूमन माइंडसेट में जो चलती है ये वो है। बाहर से कुछ नहीं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। बाहर से कोई भी किसी के अंदर को फीलिंग्स नहीं डाल रहा। फीलिंग्स जो है वो अपने अंदर से अराउज होती हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी को ये लगता है कि मैंने अभी कुछ किया नहीं लाइफ में, भी मैंने कुछ करना है या मैंने ये टारगेट नहीं हासिल कर पाया, तो उस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, अपसेट फील कर रहा है, डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, हिम्मत करके कुछ करने के लिए हाथ पैर मारा है। तो ये सारा उसके, हर कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके अंदर ये फीलिंग होगी तो वो मोटिवेट हो जाएगा। दूसरा है मोटिवेशन टोटलिटी में होती है, पार्ट्स में नहीं होती। आपने जब किसी को किसी काम में लगाना है तो आप उसको टोटलिटी में लेके चलते हो। आप ये नहीं कहते कि अभी इसको इसने पार्ट के लिए मोटिवेट कर दिए, नेक्स्ट पार्ट के इसको दोबारा से कुछ और बोलेंगे तो ये नेक्स्ट पार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता। फिर मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती है, ठीक है। मोटिवेशन जो है ये गोल ओरिएंटेड है। किसी को भी आप किसी भी बात के लिए जब सुपीरियर मोटिवेट करता है तो वो किसी एक गोल को ध्यान में रख के करता है, ठीक है जी। उस गोल को हासिल करना जो है जरूरी हो जाता है। उस गोल के लिए क्या जरूरी है, उस गोल के लिए क्या जरूरी है कि भाई वो उस एक्टिविटी को करे, उस काम को करते हुए अपना इंटरेस्ट भी बनाए रखे, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट लूज कर देगा तो फिर वो नीड उसकी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब जो मोटिवेशन है ये फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। अब फाइनेंशियल का मतलब है कोई मॉनेटरी बेनिफिट उसको उसको प्रॉमिस किया गया है, कोई बोनस है, कोई अलाउंस है, कोई पर्क है। नॉन फाइनेंशियल क्या है, तो रिकॉग्निशन, प्रेज, ठीक है, कोई उससे पार्टिसिपेशन करवा दी डिसीजन मेकिंग में, इस तरह से। मोटिवेशन अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो ऐसे किसी के अंदर तक क्या चल रहा है, किसी दूसरे को पहले वो उसको बारे में उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसको उसी ढंग से फिर मोटिवेट किया जाता है कि उसकी नीड क्या है, ठीक है, तभी उसको काम के ऊपर फोकस करने के लिए उस पर लेके आया जाता है, ठीक है। अब मोटिवेशन क्या जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा वो मैक्सिमाइज्ड एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो टाइम पर अचीव नहीं होते हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा बेटर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं एज कंपेयर टू डीमोटिवेटेड वंस। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरली जब एम्प्लॉयज को आप रिसोर्सेज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अगर इंस्पायर किया हुआ एम्प्लॉय को कि आपने जो है ये टारगेट हासिल करना है और मिनिमम वेस्टेज के साथ करना है, तो आपने इतने टाइम पीरियड में करना है, आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे एम्प्लॉय जो है वो बड़े ध्यान से, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अनइंटरप्टेड रहे, तो वो ध्यान से काम करेगा और इससे जो यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की वो ऑप्टिमम लेवल तक होगी, मैक्सिमम लेवल तक होगी, कुछ भी अंडर एम्प्लॉयड नहीं रहेगा, ठीक है। देन रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। जब आप जो एज अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करते हो, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता। ऑन द अदर हैंड वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हो जाता है, कमिटेड हो जाता है, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब किसी की उत्पादकता बढ़ जाती है मोटिवेटेड होकर, तो नेचुरली उससे उसको और भी पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन से उसके अंदर एक कोऑपरेशन, एक टीम वर्क बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो उसकी उम्मीदें हैं मैनेजमेंट से, वो हमेशा उसको जो भी वो उम्मीद करता है उसको मिलता है, क्योंकि वो काम अच्छा करके दिखा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, काम चाहिए, तो वर्कर को क्या चाहिए, अच्छे पे आउट्स चाहिए। तो जब ऐसी दोनों की बैलेंस हो जाता है तो बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनती हैं। उसके बाद है इजियर सिलेक्शन। अब अगर कोई भी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं तो उसमें कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो अपने आप को आगे पेश करेंगे, ऑफर करेंगे जॉब के लिए, तो उनकी सिलेक्शन आसान होगी, क्योंकि गुडविल जो है एंटरप्राइज की वो बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर कोई चेंज लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस केस में वो जो चेंजेस हैं वो आराम से, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो हमने जो जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा मोटिवेशन का। अब इसके ऊपर ना डिफरेंट थ्योरीज हैं जो बेस्ड हैं। तो ये जो थ्योरीज हैं इसमें जो फर्स्ट थ्री थ्योरीज हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, हर्सबर्ग्स टू फैक्टरी थ्योरी, टू फैक्टर्स थ्योरी है ये, और जो थर्ड है थ्योरी एक्शन थ्योरी, वाई बाय मैकग्रेगर।
ये तीनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशनल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और जो बाकी की थ्योरीज हैं जैसे ERG थ्योरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैकलेंड, जे स्टेसीज एडम इक्विटी थ्योरी, विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये तकरीबन इन तीनों थ्योरीज के आसपास ही घूमती हैं। और इनमें से ही इस कह लीजिए कि इन तीनों थ्योरीज के बेस के ऊपर ही ये बाकी की थ्योरीज अलग अलग, किसी ने किसी थ्योरी को आधार बनाया है, किसी ने किसी को बनाया है। तो बेसिकली ये तीन थ्योरीज जो हैं, ये बेसिक कंसेप्ट जो है मोटिवेशन का, उसके लिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। अब आपने जो भी थ्योरी से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस इसके देखे हैं जो फाउंडेशन में आते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपने ना देखना, एक तो आपको ये याद रहना चाहिए कि थ्योरी का नाम क्या है, और फिर वो थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है ये, और वो कब दी गई, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। और मोटा मोटा सा इस थ्योरी में जो दिया हुआ है उसके साथ रिलेटेड, वो तो जब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली किसने वो थ्योरी propound की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब 7 थ्योरीज में से हर एक थ्योरी के साथ उसका जो है propounder का नाम दिया ही हुआ है, तो ये आपने ध्यान में रख लेना। ठीक है। जो सबसे पहले है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये सबसे बेसिक थ्योरी है। अब इसमें उन्होंने ना नीड्स जो है ह्यूमन बींग्स की उसके ऊपर बेस्ड ये थ्योरी बनाई है। अब्राहम एच मैस्लो एन एमिनेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नोन एज नीड हायरार्की थ्योरी। मतलब ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी भी इसको बोल देते हैं, तो इसके क्या फीचर्स हैं। इसके सबसे पहले तो यही है कि प्राइम फैक्टर जो है मोटिवेशन का वो है कि जो लोग हैं उनसे काम करवाना है। अब जो लोग हैं उनकी जो नीड्स होती हैं वो मल्टीपल होती हैं। ठीक है। उनका नेचर जो है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरी बात है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं ये मोटिवेशन का पार्ट बनती हैं। तो अगर ह्यूमन नीड्स को एनालाइज किया जाए तो ये जो नीड्स हैं इनकी पर्टिकुलर हियरकी को फॉलो करती हैं। सबसे बेस पे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं नीड फॉर रोटी कपड़ा एंड मकान। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे सेफ्टी नीड्स आती हैं, फिर सोशल नीड्स आती हैं, एस्टीम नीड्स आती हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक नीड पूरी होती जाती है जो एक ह्यूमन बीइंग है, उससे नेक्स्ट लेवल पे, अप लेवल पे उसकी जो सेकंड नीड है, थर्ड नीड है, फिर फोर्थ है, ऐसे अराइज होती जाती है। ठीक है। अब इसमें ये है कि लोअर लेवल की जो नीड है सबसे पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हायर लेवल की नीड अराइज होगी। ठीक है। और हायर लेवल की नीड जो अपने आप नहीं अराइज हो जाएगी जब तक लो लेवल की नीड को आपको पूरा वो नहीं कर पाएगा। इसको मैं डायग्राम के साथ भी आपको भी शेयर करूंगी। ठीक है। और एक ये है कि जब एक नीड सेटिस्फाई होती है तो दूसरी नीड अराइज होती है। और सबसे जरूरी बात कि जो सेटिस्फाइड नीड है वो मोटिवेटर नहीं होती, जो अनसेटिस्फाइड नीड है, जो पा लिया है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। जो पाना है, जिसकी ख्वाहिश है, जो करना चाहते हो, वो जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो ही एक इंसान के बिहेवियर को रेगुलेट करती है, उसको काम करने पे मजबूर करती है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि यू शुड टेक रेस्ट ओनली व्हेन द वर्क इज डन, नॉट व्हेन यू आर टायर्ड। ठीक है। तो फिर उस तरीके से जब कोई इंसान भागता है तो वो तब भाग सकता है जब उसने कुछ ऐसा पाना है जो अभी उसके पास है नहीं। ठीक है। तो अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो उसका बेस बनती है। और कई नीड्स ऐसी हैं जो आपस में ओवरलैप भी करती हैं, इंटरडिपेंड भी करती हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक हायरार्की बनाई मैस्लो ने। ये देखिए ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं कि खाना पीना जो भी है सारी एक चाहिए, जो भी इसको अपनी डेली उसके लिए दिनचर्या के लिए चाहिए, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कवर होती हैं। सेफ्टी नीड्स में दोनों तरह की बातें आती हैं, फिजिकल डेंजर से भी सेफ्टी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए। ठीक है। मतलब उसके जो वर्किंग कंडीशंस है वो सही होने चाहिए कि वहां पे ये ना हो कि उसकी जान को खतरा हो, है ना, कोई ऐसे इस तरह से कोई, जैसे पेट्रोलियम ऑयल इंडस्ट्री है तो वहां पे ये नहीं कि ऑयल बिखरा हुआ है तो पैसे पाए जितने मर्जी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसकी जान को रिस्क है तो वो इतने पैसों का फिर वो पैसे भी उसको ल्योर नहीं करेंगे, सैलरी भी उसको ल्योर नहीं करेंगे। और अगर हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे अगर कोई इम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे है, एडहॉक पे है, तो उसकी तब तक जान जो है वो लटकती रहती है, तलवार उसके ऊपर लटकती रहती है जब तक कि उसको पूरा जो है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, है ना। उसको पेंशन जो है उसको उसमें कवर नहीं किया जाता, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कभी ना कभी उसको नौकरी से निकाल ना दिया जाए। ठीक है। तो ये सेफ्टी नीड्स है। नेक्स्ट है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में ये है कि जो एक कोई भी इंसान है इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो इसमें है कि ही और शी वांट्स टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है। उसको मतलब कि एक चाहिए होता है कि एक उनको प्यार चाहिए, एक अफेक्शन चाहिए। उसको ये लगता है
कि उसकी बात को माना जाए, सुना जाए, ठीक है, एक हेल्दी इंटरेक्शन हो आपस में, तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया जो है वो डेवलप हो सके, ये सोशल नीड्स का पार्ट है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहाँ पे जो लोग हैं उनको आपस में बात ही नहीं करने दी जा रही है ना, या बड़ा कोल्ड सा माहौल है, तो फिर उसका मन नहीं लगेगा वहां पे, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में सेल्फ स्टीम और स्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ स्टीम नीड्स जो है, इसमें मतलब उसका जो वो सारी बातें जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, उसको हम सेल्फ स्टीम नीड बोलते हैं। और अगर किसी दूसरे की बात करें तो रेपुटेशन या रिकॉग्निशन जो मिल रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसकी गुडविल कैसी है। और लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें यह है कि कोई पर्सन जो है वो फुल पोटेंशियल तक अपने काम करने की सोचता है। मतलब इस लेवल पर पहुंचते पहुंचते जो इंसान है वो एक मिशन कोड में काम करने के लिए तैयार होता है। उसको ये नहीं चाहिए होता है कि भाई मेरे को इससे मिलेगा क्या, या मेरा स्टेटस कहाँ तक जाएगा। इनफैक्ट वो सारे स्टेजेस से गुजर चुका होता है। तो यहाँ पे आके उसका ये मन करता है कि वो ये फाइंड आउट कर लेता है कि मेरा रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्या करने आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आके वो धर्म कर्म के काम भी जो है वो अच्छे से करना शुरू करता है। उसका मन देने को करता है कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ, ये उस ढंग से काम करता हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो मदर टेरेसा थे जैसे, है ना, या महात्मा गांधी, मतलब जो भी है अपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो लोग हैं, भगत पूरन सिंह है, तो इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे सोसाइटी से मुझे क्या मिला है, तो इनका सिर्फ देने को ही रहा। तो ये वो वाली लेवल की बात है, ठीक है, जो अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो लेवल पे पहुंच गए हैं। अगर हम ये स्टेप ये देखें डायग्राम, तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेफ्टी नीड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ना इन्होंने प्रिंट में गलती दी हुई है, साइकोलॉजिकल या हो, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल आना है। ठीक है, फिर सेफ्टी नीड्स हैं, फिर सोशल है, फिर स्टीम नीड्स हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। तो ये डायग्राम से आपको समझ आ रही है कि सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं। किसी को इतनी सैलरी दी जाए जितने की लॉ के अकॉर्डिंग चाहिए, मिनिमम वेजेस जो है, ताकि वो अपने बोथ हैंड्स मीट कर सके। ठीक है, उसको खाना वाना जो है वो अपना अरेंज कर सके, इतनी तो होनी चाहिए। फिर सेफ्टी नीड्स में हमने बात कर ली क्या है। फिर उसके बाद सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, वर्क कलीग्स का जो कल्चर है अच्छा होना चाहिए। फिर स्टीम नीड्स भी, जहां पे वो काम जैसे कर रहा है उसको शाबाशी हर लेवल पे चाहिए। बच्चों को नहीं सिर्फ चाहिए, बड़ों को भी चाहिए होती है कि उनके काम को सराहा जाए। और लास्ट में ये है कि वो इस ढंग से काम करते हैं कि अपने फुल पोटेंशियल के लिए उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसमें देखें तो इस नीड को ना कई बातों से ये भी है कि क्रिटिसाइज भी किया गया। कई बातें इसमें इम्प्रैक्टिकल सी लगी, क्योंकि ऐसे लगना शुरू हो गया था कि जरूरी नहीं होता कि इंसान जो है वो इसी हायरार्की में ही अपनी नीड्स को देखता है। तो हर एक इंसान के इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं, तो नीड्स की हायरार्की भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और कई बार जो है ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी तो ये बोलती है कि हर कोई जो है एक स्टेप से दूसरे से फिर तीसरे और ऐसे जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो एक एक स्टेप से ऊपर जाके फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं। तो कई लोगों को शुरू से ही वो संत स्वभाव के होते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे लिए दो रोटी भी ठीक है, मेरे को काम जितना भी मिल रहा है उतना भी ठीक है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैंने लोगों को मदद करनी, उनको हेल्प करनी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ठीक है, क्रिटिसिज्म में आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि ये मॉडल या ये थ्योरी किसने दी है, कब दी है, और इसमें बेसिकली बताया क्या गया है। ठीक है, इसके आगे बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि आपने इसको हाई लेवल पे जाके तब पढ़ना है जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे। ठीक है, अब हर्सबर्ग की अगर हम थ्योरी की बात करें, तो इन द लेट 50s फ्रेडरिक हर्सबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स conducted interviews of 200 engineers and accountants in the Pittsburgh area of the United States। तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये आपने मार्क कर लेनी है और इसको ऐसे याद रख लेना है कि कब दी थ्योरी, कब मॉडल दिया, किसने दिया, और किस कंटेक्स्ट में दिया। ठीक है, क्या काम हुआ, कहाँ पे हुआ, तो ये है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हार्सबर्ग्स मॉडल में जो ये निकाल के लेके आए थे वो था कि इसमें इनकी जो एक एम्प्लॉयज हैं वो कब एक जॉब पर खुश होते हैं या ना खुश होते हैं, तो उनकी खुशी या नाखुशी जो है किन फैक्टर्स पर आधारित होती है।
तो उसमें हर्सबर्ग ने बोला, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन among employees. These factors do not provide satisfaction to the employees, but their absence will dissatisfy them. तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं एनवायरनमेंट में, अगर तो एम्प्लॉइज को खुश रखना है। अगर वो फैक्टर्स नहीं है प्रेजेंट, तो फिर एम्प्लॉय जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब। और लेकिन अगर वो फैक्टर्स को हम हटा दिया जाए तो वो अपने आप में काम करने में दिक्कत महसूस करेंगे, उनको डिससेटिस्फेक्शन होगी। तो इन फैक्टर्स की एब्सेंस अगर जब हो जाए तो फिर उन फैक्टर्स को डिससेटिस्फाइज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर नॉट इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ जॉब, बट दे आर रिलेटेड टू कंडीशंस अंडर विच अ जॉब इज परफॉर्म। तो ये एग्जैक्टली जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब नहीं होते, पर ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने टेबल में दिया है कि मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है ना, स्ट्रिक्ट वो डिसिप्लिनेरियन है कि कैसे है, सुपरविजन का जो लेवल है वो कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है पीयर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ किस ढंग की है, जो अलाउड है, सैलरी कैसे दी जा रही है, जॉब सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है। तो ये जो है ये मेंटेनेंस फैक्टर्स है, ठीक है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें मोटिवेशनल फैक्टर्स की, तो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो जॉब रिलेटेड होते हैं। एनी इंक्रीज इन दिस फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज एंड हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, बट अ डिक्रीज इन दिस फैक्टर्स विल नॉट कॉज डिससेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे आके फर्क आ जाता है। अगर तो इन फैक्टर्स को इंप्रूव कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी एम्प्लॉय की। लेकिन अगर इनको डिक्रीज किया जाए तो तब भी इसमें किसी भी तरह का कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि मैं तो नौकरी छोड़ देनी है, मुझे तो फायदा ही नहीं है, मैं नौकरी में कर क्या रहा हूँ, है ना। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे ऊपर टेबल पे आप दोबारा देखिए तो उसमें जैसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, एडवांसमेंट है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब है उसका नेचर क्या है वो है। तो अगर इन फैक्टर्स को अगर रिकॉग्निशन देखो अगर दे दी है तो बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉय बड़ा मोटिवेटेड होगा, वो बड़े अच्छे ढंग से काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी शो करेगा, एग्जिबिट करेगा। लेकिन अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है तो वो इस बात पे वहीं पे थोड़ी बैठ जाएगा कि मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी है, मुझे तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, मेरे को तो पूछा ही नहीं गया, मुझे मिलनी चाहिए थी, तो मैं तो जॉब छोड़ दूंगा। तो कम से कम उसकी बाकी सब चीजें जो फुलफिल हो रही हैं तो वो जॉब नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट है इसमें जो ध्यान में आपने देना है। और इसमें है एक इन्होंने जैसे डायग्राम दिया हुआ, ये देखो कॉन्टिन्यूम बनाया हुआ है। ये देखो उन्होंने बताया जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन दे वर व्यूड एज ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ सिंगल कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम के एक एंड पे इन्होंने लिख दिया सेटिस्फेक्शन, दूसरी तरफ नो सेटिस्फेक्शन, ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स के लिए। और उसी तरह से ही उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स के लिए जो है उसके लिए भी डिससेटिस्फेक्शन मतलब, और उधर नो सेटिस्फेक्शन इस तरह लिख दिया। तो वो ये बोलते हैं कि ये उनको उन्होंने देखा ये हसबर्ग की फाइंडिंग्स हैं, वो इंडिकेट करती हैं that dissatisfaction is not simply the opposite of satisfaction or motivation. Satisfaction and dissatisfaction are independent rather than opposite ends of the same continent. मतलब कॉन्टिनेंट। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन है ये अपने आप में सेपरेट है, ठीक है। कई बार कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स के होने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, और कई बार उनके ना होने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, पर कई बार फर्क भी नहीं पड़ता, फिर दोनों तरफ बात हो जाती है। और हाइजीन फैक्टर्स कैसे हैं कि हाइजीन फैक्टर्स जो हैं अगर वो होंगे तो मतलब उससे ये है कि मोटिवेशन जो है वो फील करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो उस केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेटिस्फेक्शन जो होगी वो भी नहीं होगी। बस इसमें आपने इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने मैस्लो और हर्सबर्ग की थ्योरीज को आपस में कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरी को जब हम डेवलप करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से तो वहां पे ये सब कंपैरिजन आप ध्यान में रखते हो। अदरवाइज एमसीक्यू फॉर्म में इसको कंपैरिजन करने का जो है कुछ ज्यादा कुछ निकल के नहीं आएगा। आपको पहले बेसिकली इसके कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है। जो थर्ड मॉडल है ये है बेटा मैकग्रेगर्स मॉडल। जो प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर है, इनका नाम आपने याद रखना है। उन्होंने ना थ्योरी डेवलप की थी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर द फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग पीपल इन्वॉल्व्स सर्टेन assumptions अबाउट ह्यूमन नेचर।
There are two alternative sets of assumptions which McGregor has described as theory X and theory Y. इन्होंने ना दो theories में दो तरह के लोगों के behavior को divide किया था। वो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है ना वो लोगों के बिहेवियर को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। अब थ्योरी एक्स में जो होती है वो किस assumptions पर बेस्ड होती है, वो कहते हैं कि जो आम एक इंडिविजुअल है वो आमतौर पे वर्क शकर होता है, लेजी होता है, ठीक है? तो वो काम से भागने की कोशिश करता है, उसमें एम्बिशियस नेचर नहीं होता, आम एक इंसान में। तो वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल से लेना देना नहीं होता। कोई चेंज वगैरह इंट्रोड्यूस कर दो तो वो जो है रिजेंटमेंट दिखानी शुरू कर देता है, ठीक है? तो मतलब एक विक्टिम्स होता है एक तरह से। तो अगर इस ढंग से देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हो जाती है कि उसे काम कैसे लेना है, उससे रिसोर्सेज जो है उसने कैसे यूज करने हैं। मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने पड़ते हैं, उसके एफर्ट्स जो है उसको कैसे क्या क्या उसको देना है, शेड्यूल में उसने काम कैसे करना है, ठीक है? और अगर मैनेजमेंट एक्टिव रोल नहीं प्ले करती तो लोग जो हैं वो पैसिव हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि भाई बस ठीक है हम सुबह आए शाम को गए बस काम हो गया नौकरी हो गई। तो ये चीजें हैं। अब जो थ्योरी एक्स है वो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच है टू मोटिवेशन। ये आप इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि थ्योरी एक्स जो है वो किस अप्रोच पर बेस्ड है। इट इज ट्रेडिशनल नॉट मॉडर्न, ठीक है? अब इसमें जो है आमतौर पे लोगों को कैसे माना गया है, इररिस्पॉन्सिबल। अगर पूछा जाए थ्योरी एक्स में लोगों को क्या अज्यूम किया गया है, अनरिलायबल, इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, ठीक है? तो उसमें ये है कि वो कहते हैं कि जो लीडरशिप होगी ना, तो अगर ऐसे के लोग होंगे तो जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जो लीडर्स होंगे उनको ऑटोक्रेटिक होना पड़ेगा अगर उन्होंने काम निकलवाना है, ठीक है? और इसी में सही माने में जैसे लास्ट लाइन लिखी है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज की जाएगी। तो जैसे ऐसे भी एमसीक्यू बन जाता है कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो है वो किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, वो मैकग्रेगर के, डगलस मैकग्रेगर के मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? अब अगर इसका दूसरा पार्ट देखें थ्योरी वाई, तो थ्योरी वाई जो है ना वो थ्योरी एक्स को पूरी तरह से नलीफाई करती है। वो कहते हैं कि ये बात गलत है इस चीज को ये कहना कि नहीं, जो वर्कर्स हैं वो लेजी होते हैं, वर्क शकर्स होते हैं, उनका वो इनडिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ। तो उसमें ये है कि मैनेजमेंट वो ये लेके चलते हैं कि लोग जो हैं उसके assumptions हम पहले कर लेते हैं कि जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, वो कहते हैं कि जैसे एक कोई काम करने के लिए एफर्ट करता है वो उसके अंदर उतनी ही जील है जैसे वो कुछ खेलने के लिए रेस्ट के लिए एफर्ट करता है, ठीक है? कि मैंने अब रेस्ट कर ली। तो इसमें है कि उसके ऊपर किसी भी तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि उसको उसे काम खींच के करवाना पड़ेगा या दबाव से करवाना पड़ेगा। तो जो पर्सन है वो कोई भी इंडिविजुअल वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल। तो इसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट या पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है उसको मोटिवेट करने के लिए कि तुम काम कर, ठीक है? तो आमतौर पे जो वर्कर है वो कमिटेड होता है रिजल्ट्स की तरफ, ठीक है? उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने काम किया है, उसको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है। और इसमें ये है कि जो वर्कर जब काम पे आता है और काम करता है तो उसको सुपरविजन एंड कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। और इसमें हर एक जो वर्कर है बड़ी क्रिएटिविटी के साथ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज जो हैं वो अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए मैनेजमेंट को। मतलब कि जो वाई थ्योरी है वो बिल्कुल उलट assumptions लेके चलती है। एक्स थ्योरी में assumptions ये हैं कि नहीं, कि जो वर्कर्स हैं वो वर्क शर्कर्स हैं, उनको खींच के उनसे काम लेना पड़ेगा, उनके ऊपर जैसे चाबुक बरसाना पड़ेगा, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जो थ्योरी वाई है वो इस सारी चीज को खारिज करती है। वो कहती है ऐसा नहीं कुछ भी होता, काम करने वाले जो लोग हैं वो सही काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी इस तरह से काम से भागने वाला नहीं होता, जो ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होके आ गया वो काम करेगा ही। तो उसके लिए जैसे रेस्ट है वैसे ही एफर्ट है। तो एक बात है वो ये लेके चलते हैं। अगर कंपैरिजन करें तो इसमें है वो मान के चलते हैं थ्योरी एक्स में जो लोग हैं वो काम को पसंद नहीं करते, लेकिन वाई में पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि एम्बिशियस नहीं होते, है ना, लोग ये मान के चला जाता है। लेकिन वाई के अकॉर्डिंग एम्बिशियस होते हैं। एक्स में कि क्योंकि एम्बिशियस नहीं होते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। वाई में ये है कि एम्बिशियस हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करनी आती है उनको, क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, जो कि एक्स में नहीं होती। उसके अलावा ये है कि जो एक्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं लोग
वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, वहीं तक काम करते हैं। लेकिन जो है इधर वाई में ये लोअर लेवल्स की नीड्स उनकी अपने आप ही फुलफिल हो जाती हैं जब वो जॉब पे रोज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो हाई ऑर्डर नीड्स को भी जो है वो उसमें अपने आप को फोकस रख के चलती हैं, ठीक है, वो उसको भी फुलफिल करती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि सेंट्रलाइजेशन होती है अथॉरिटी की, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है। वो इस करके है बिकॉज जो वर्कर हैं वो काम जो नहीं कर रहे हैं लेजी माना जा रहा है। दूसरी तरफ वर्कर्स जो है वो फोकस्ड हैं, अलर्ट हैं, मोटिवेटेड हैं। तो वहां पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन काम हो सकती है, कर सकती है। इसमें एक पॉइंट जो है वो स्किप हुआ है, 6th पॉइंट। तो एक्सटर्नल कंट्रोल और सुपरविजन की जरूरत पड़ती है वाई थ्योरी में जो लोग फॉलो करते हैं, और वाई एक्स थ्योरी में जो लोग फॉलो करते हैं। जो वाई थ्योरी में लोग फॉलो करते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, तो वहां पे किसी भी तरह से डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो एक्स में फॉल करते हैं उनमें सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है। लेकिन जो वाई में फॉल करते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों थ्योरी समझ आ गई होंगी, मैकग्रेगर की, मैस्लो की, और जो हमने अभी की है। हाँ जी, सबको समझ आ गई बेटा? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन भी नजर आ रही है ना साथ के साथ आपको? यस मैम। ओके, हाँ जी। जो 4th थ्योरी है ये है एल्डरफर्स ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी। ये जो थ्योरीज है ना, अब जो आगे चलेंगी 4th से लेके 7th तक, ये सारी थ्योरीज इन बेसिकली इन तीनों थ्योरीज के आसपास ही कहीं ना कहीं पे, कोई कहीं से बेस्ड है, कोई किसी के ऊपर बेस्ड है, ऐसे है। तो बस इसमें आपको जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि इसमें क्या बात की गई है। तो क्लेटन पॉल एल्डरफर ने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप की थी थ्योरी, आपको नाम पता होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने ना 3 ग्रुप्स बना दिए थे, जैसे मैस्लो में उन्होंने एक हियरार्की बना दी, उन्होंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी। तो 3 ग्रुप्स जो है ERG, तो रिलेटेडनेस, ग्रोथ एंड इसमें इन्होंने एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ये लेके चले। अब इन्होंने मैचिंग कैसे की मैस्लो के साथ, की जो एग्जिस्टेंस नीड है वो मैस्लो की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसके साथ, मतलब नाम बदल दिया। जैसे उनके उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स दी, इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड्स दे दी, एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए। तो उसी तरह से जो सेफ्टी नीड्स हैं उन्होंने इस फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को एग्जिस्टेंस में ले लिया। जो रिलेटेड नीड्स हैं उसको उन्होंने नेक्स्ट लेवल के साथ जोड़ दिया, सोशल नीड्स के साथ, और वो जो आपके इसमें था सेल्फ स्टीम नीड्स हैं, ठीक है, उसके साथ ले लिया। और जो ग्रोथ नीड्स हैं उसको उन्होंने इट इज एन इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए डायग्राम में उन्होंने ना दोनों की रिलेशन को एग्जैक्टली शो कर दिया। कि पहली तो जो नीचे से शुरू हुआ है पिरामिड का जो बेस है, जो बेसिक 2 नीड्स हैं वो एग्जिस्टेंस नीड्स हो गई, बाकी की 2 नीड्स रिलेटेडनेस नीड्स होगी, और उसके ऊपर जो है वो ग्रोथ नीड होगी। कहने का मतलब है कि इस मॉडल में भी उन्होंने सेम ही बातें रिपीट करी हैं, बट जैसे वो कहते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, तो वहां पे उन्होंने उसी कंसेप्ट को अलग अलग नाम देके पेश कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैकलेंड। अब डेविड सी मैकलेंड जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और उन्होंने बोला था कि भाई जो मोटिवेशन होती है ह्यूमन बिहेवियर में, वो 3 चीजों से होती है, दैट इज पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो जैसे जैसे नीड राइज होती है उस नीड के लिए जो फिर एफर्ट्स किए जाते हैं, तो वैसे वैसे ही जो एक इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड फील करता है, ठीक है, जैसे उन्होंने डायग्राम में भी बता दिया, ठीक है जी। अब जो हाई लेवल अचीवर्स होंगे वो जो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करके काम करेंगे, ठीक है। और हाई लेवल अचीवर्स जो होंगे वो अपने जो गोल्स हैं वो भी हाई सेट करेंगे। मतलब लोगों का जो काम है सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हम जॉब पे पहुंच गए और हमने बस जो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो काम कर दिया, ऐसे नहीं है। तो ये जो है जो मोटिवेट हो जाते हैं उनके अंदर एक होता है कि हमने कुछ ऐसा हासिल करना है जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हमारे को मिल जाए, और हमारा जो कंपैरिजन में हमारी परफॉर्मेंस जो है बाकियों से बेहतर नजर आए, ठीक है, ये है। उसके बाद नीड फॉर पावर भी यही है कि अगर पावर चाहते हो तो वहां पे है कि हमारे हम जो है वह उस हद तक काम करें कि हमारा इम्पैक्ट पड़े किसी दूसरे के ऊपर, हम इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है, हम पावरफुल एंड प्रोफाउंड नजर आए और लोग हमारे को फॉलो करें। तो एफिलिएशन में भी यही है कि हम इस ढंग से काम कर रहे हैं कि हमारा जो डिजायर है ये है कि लोग जो है हमारे साथ जो है हमें एक्सेप्ट करने की जो मन में इच्छा रखें,
हमारे साथ जुड़ना चाहें, ठीक है, और हमारे साथ फ्रेंडशिप करें, कंपेनियनशिप करें और हमारी दी गई सजेशंस को वो वैल्यू दें। तो इसमें इन्होंने ये बता दिया। और कैसे मोटिवेशन चलेगी, ये रियल सेंस में इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया, ये इसके क्रिटिसिज्म में आता है। नेक्स्ट है बेटे जे स्टैसीज एडम इक्विटी थ्योरी। अब जो इक्विटी थ्योरी है इसको हम इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो इसको पहले डेवलप किसने किया था, जॉन स्टेसी एडम्स और वर्क प्लेस। तो इक्विटी थ्योरी जो है बड़ी सिंपल है, इसमें उन्होंने बताया कि जो एक एम्प्लॉय के इनपुट है उसकी आउटपुट से मैच होना चाहिए। ठीक है, इनपुट में क्या है, एम्प्लॉय जो है कितना हार्डवर्क डाल रहा है, कितनी स्किल से काम कर रहा है, कितनी टॉलरेंस से काम कर रहा है, कितनी इंथुजियाज्म से कर रहा है, और जितनी वो इनपुट दे रहा है उसको बराबर उसको उतना ही आउटपुट जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो मोटिवेटेड है, वो काम करता जाएगा, अगर नहीं है तो फिर मोटिवेशन जो है वो नीचे जा रही है, तो वो उसका जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो भी अफेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस बैलेंस को चेक करने के बाद एम्प्लॉय को जो है अच्छे से जहां पे भी कोई कमी है वो पूरी कर देनी चाहिए। ठीक है, एक एंटरप्राइज का ये बहुत बड़ा एक दायित्व होता है। ठीक है जी, तो फॉर्मूलेज जो है ये नहीं करने की जरूरत है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे, हाँ जी, जो है विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब इसमें क्या है, हाँ ये जो ऊपर की थ्योरी हमने करी है ना उसमें एक लिमिटेशन ये भी आता है कि जो उन्होंने इनपुट्स और आउटपुट्स के बैलेंस की बात तो कर दी, पर इनपुट्स और आउटपुट्स कौन कौन से होंगे, क्या वो मेजरेबल होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो सभी क्वांटिफाइबल ही होने चाहिए, है ना। तो अगर नहीं हो सकते तो कैसे करना है, तो ये चीजें दिक्कत क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो वहां पे समझ नहीं आता कि मोटिवेशन जो है वो कैसे उसको जज किया जाए। अब नेक्स्ट है बेटे विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये किसने दी थी, विक्टर रूम ऑफ येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन 1964। तो यहाँ पर जो रूम है वो आउटकम्स पर फोकस करते हैं, नॉट ऑन द नीड्स, अनलाइक मैस्लो एंड हस्बैंड। तो इससे वो डिफरेंट है, वो आउटकम्स के ऊपर जोर देते हैं, ये नहीं कि काम चलते हुए कैसे हो रहे हैं। वो उनका मतलब है कि काम का जो आउटपुट है वो निकल के आया क्या है, जिसे समझ आ जाए कि काम करने वाले ने किस ढंग से काम किया। इसमें यह है कि एक इंटेंसिटी पता चल जाती है कि काम किस ढंग से किया गया है। ठीक है, वहीं से ही जो है कि डेफिनेट आउटकम का पता चलता है। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट एम्प्लॉइज मोटिवेशन इज एन आउटकम ऑफ how much an individual wants a reward, the assessment that the likelihood that the effort will lead to expected performance, and the belief that the performance will lead to a reward. तो इसमें एक एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है उससे पता चल जाता है कि कितना किसी इंडिविजुअल ने काम किया और कितना उसको रिवॉर्ड चाहिए। उसी के बेस के ऊपर उसके एफर्ट की असेसमेंट की जाती है, जिससे जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी वहां तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और अगर वो पहुंच रहा है तो फिर उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं इसमें, ये सारी थ्योरीज की बात है। और इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटे। नेक्स्ट जो है दैट इज डिसीजन मेकिंग टाइप एंड प्रोसेस। ये आपने डिसीजन मेकिंग जो है बिजनेस स्टडीज में ये भी टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पे किया हुआ है, और इसमें कोई थ्योरीज नहीं है, आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा ये इसको कॉम्प्रिहेंड करना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें देखो बेटा जैसे है कि मैनेजर जो है जब वो किसी से कोई काम करवाता है, तो काम करवाने का मतलब नेचुरली वो डिसाइड कर लेता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हैं, उसको वो डिवाइड कर लेता है अलग अलग से, और फिर सब गोल्स में, और फिर उसमें देखता है कि उसने किससे कौन सा काम करवाना है। ठीक है, कैसे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। तो जैसे ये देखो हर्बर्ट साइमन जो है इसने इक्वेटेड मैनेजमेंट विद डिसीजन मेकिंग, बिकॉज वट एवर मैनेजर डज इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली जो भी फंक्शन हो रहे हैं ना प्रबंध की ढांचे में जो प्रबंध है, तो उसको हम ये ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग ही बोलेंगे कि किस तरह के क्या फैसले लिए गए कि काम कैसे कराना है। अब अगर डेफिनेशन देखें तो डिसीजन मेकिंग में जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन क्या है, डिसीजन मेकिंग इज इलेक्टिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स टू डिटरमिन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। जब आपको एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं तो आपने उसमें से जो है वो डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चुनना है। तो ये जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन जो है ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर है, ये आपने याद रखना है कैचिंग वर्ड्स, और इसके बेस के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपको डेफिनेशन देके कि ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जॉन मैकडोनल्ड ने उन्होंने क्या बोला है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव बाय प्रोफेशन इज अ डिसीजन मेकर। मतलब जो एक बिजनेसमैन है जो टॉप मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली अपने आप एक जो डिसीजन मेकर ही है।
ठीक है, तो वट एवर द आउटकम इज a consequence of luck or wisdom, moment of vision is without doubt the creative event in the life of the executive. अब इसमें है कि डिसीजन मेकिंग की अगर हम आगे जाके प्रोसेस भी करेंगे ना, तो उसमें भी उन्होंने वही सारा जैसे कंट्रोलिंग की प्रोसेस है वैसे ही उसमें आना है कि कैसे आप ऑल्टरनेटिव जो है वो बिल्ड करते हैं, उसमें से चुनते हैं, वही सारा आएगा। अब डिसीजन मेकिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रैशनल चॉइस। आप बड़ी विजडम के साथ, इंटेलिजेंस के साथ गिवन चॉइसेस में से कोई एक चीज चुनते हो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग किसी पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एंड रेपुटेशन जुड़ी हुई है। तो ये डिसीजन मेकिंग हमेशा किसी एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के किसी कंपोनेंट को, उसी को माइंड में रख के डिसीजन लिया जाता है। अब डिसीजंस होते किस किस तरह के हैं? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिसीजंस, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी हो सकते हैं। रूटीन या टैक्टिकल डिसीजंस जो होते हैं ना, वो रेपिटेटिवली होते हैं और वो रोजाना के डिसीजन होते हैं। और इसमें ये है कि इसमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरीके से ये इसमें कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता। जो मैनेजर है एट द मिडल लेवल, तो वो अपने लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं, तो ये इनको हम लोग कह देते हैं कि ये। और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है ऑन दी अदर हैंड, ये बेसिक डिसीजंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मिडिल या लो लेवल मैनेजमेंट नहीं लेती है डिसीजन, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल जो लेती है ना, हायर मिडिल, वो लेते हैं। जितना जितना किसी मैनेजर का जो है लेवल पोजीशन हाई होगी, उतने ही उसकी तरफ से स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है। अब जहां जहां पे करेक्ट डिसीजन होंगे, वहां वहां पे नेचुरली एक रिजल्ट्स बहुत जो है बहुत ही मार्वलस आएंगे। और जहां पे मैनेजर जो है वो सीरियस होंगे उनके फैसलों को लेकर। दूसरे आ जाते हैं बेटे प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। सब जो प्रोग्राम्ड डिसीजन है वो रूटीन मैटर के डिसीजन होते हैं। तो जो नॉन प्रोग्राम्ड है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर होते हैं। भी एकदम से कोई क्रिटिकल या इमरजेंट सिचुएशन बन गई, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है। अब जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर तो एम्प्लॉय एब्सेंट हो रहा है काम से लंबे टाइम से, अगर वो कोई किसी तरह की कोई जानकारी या सूचना भी नहीं दे रहा है तो सुपरवाइजर को, तो ठीक है, वो अपने लेवल पे हैंडल कर सकता है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के पास बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर उसको ये लगता है कि भाई अगर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एब्सेंट देमसेल्व्स, कि बहुत सारे लोग जैसे मास बंक पे चले गए, मास लीव पर चले गए जानबूझ के, जैसे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है ना, तो फिर वहां पर ऐसी प्रॉब्लम को रूटीन प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता। तो वहां पे उस प्रॉब्लम को जो है किसके पास लेके जाना पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो ऐसे के जो डिसीजंस होंगे वो एक तरह के नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। अब जब पॉलिसी डिसीजंस है, नेचुरली पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात है तो टॉप लेवल लेगी पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। और इसके ऊपर जो अगर हम ऑपरेटिंग डिसीजन की बात करें, ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, तो वो लोअर लेवल की मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसाइड करेगी। अब एग्जांपल भी दे दिया, बोनस इशू है तो पॉलिसी मैटर है, वो टॉप लेवल डिसाइड करेगी। अगर कोई कैलकुलेशन है बोनस की कि किस ढंग से किस मेथड से करना है, तो वो लोअर लेवल पर भी किया जा सकता है। देन इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। अब ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस जो होती हैं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में मैनेजर लेता है, तो ऐसे की जो डिसीजंस होती हैं इसको आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल डिसीजंस होती हैं वो मैनेजर अपने लिए लेता है एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो अपनी पर्सनल लेवल पे जो फैमिली लाइफ में, तो वो वाली डिसीजन उसकी इंडिविजुअल होती है, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। अब ये है कि व्हेन अ डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिसीजन, जैसे नाम से है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिसीजन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में सूट करेगा जहां पे जो लीडर्स हैं वो थोड़े होंगे या एक दो होंगे ऐसे। जो ग्रुप डिसीजन है, कलेक्टिव है, दे आर टेकन इन द ग्रुप बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ठीक है जी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ डिसीजन समझ आ गई होंगी बेटा। प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम। यस ठीक है। इसके बाद है बेटे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये तो आपने स्टेप्स कई बार किए हैं, जैसे कंट्रोलिंग के प्रोसेस होते हैं। आपने डायग्नोज किया, आइडेंटिफाई किया रियल प्रॉब्लम्स क्या है जिसके ऊपर डिसीजन लेनी है। कहने का मतलब आपने डायग्नोज किया कि आपने कि भाई होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके बीच का जो गैप है उसको कवर करना। तो उसके साथ रिलेटेड जो भी है आपने ऑल्टरनेटिव उसको डेवलप किया कि जैसे कौन कौन से इसके साथ जो है पॉसिबल वाइबल जो फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को आपने
एवेल्युएट करके देखा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को निकाल कर कैलकुलेट किया, ठीक है। और उसके बाद उन चीजों को देखते हुए आपने उन गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब आप उस एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब आपने उसके ऊपर बेस्ड डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को फिर आपने इम्प्लीमेंट करवा लिया। जब इम्प्लीमेंट करवाया तो नेचुरली आउटकम्स आए और आपने फिर उन आउटकम्स या डिजायर्ड रिजल्ट्स को चेक किया कि क्या ये आप वही रिजल्ट्स थे जिसको आप मन में सोच के चले थे या पहले प्लान करके चले थे। तो अगर जहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह की कोई डिविएशन है तो फिर उस केस में भी देखा जाता है कि ऐसी अगर दिक्कत आई है तो वो कैसे आई है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आपको सब तरह से एक तो पता होना चाहिए कैटेगरीज क्या है। इसमें इन्होंने बेसिकली दो तरह की टेक्निक्स बताई हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी, क्विंग थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्क टेक्निक्स, ये सारी जो थ्योरीज हैं, टेक्निक्स हैं, इसकी इलेबोरेशन आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में या एमकॉम में ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में देखते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। जैसे नेटवर्क टेक्निक्स है तो इसमें दो बातें आगे करी हुई हैं, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड एंड पर्ट प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इस तरह की छोटी छोटी जो टर्म्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इन टेक्निक्स को हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं। अगर मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो इसमें आ जाता है कि जैसे क्रिएटिव टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए को सॉल्व करने के लिए होती है, बिकॉज क्रिएटिविटी जो है वो न्यू आइडियाज जो है वो लेके आती है। तो इसलिए क्रिएटिव टेक्निक जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। पार्टिसिपेटिव टेक्निक भी हो जाती है, इसमें जो है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इंडिविजुअल्स के जो है आपस में ग्रुपिंग कर देते हैं, उनसे डिसीजन लिखते हैं, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स भी हैं, ठीक है जी। तो ये जो सारे हैं, ये इससे आपका पूरा डिसीजन मेकिंग का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में ये टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर डिसीजन मेकिंग को चाहते हो कि वो फेल ना हो, तो उसमें आप लोग क्या क्या बातें ध्यान में रखते हो कि जब डिसीजन लेनी है तो उसमें आपने एक से ज्यादा सोर्सेज को टैप करना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आपने जाना है और उसमें से जो वर्कलोड है वो हर सेंटर पे बराबर बटा हो, उनसे फिर सजेशन ली जाए, कम्युनिकेट किया जाए। और इसके लिए जो सजेशन लेनी भी है तो एक्सपर्ट एडवाइजरी स्टाफ जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद जब आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उनके साथ मिलकर आप फ्रेम करते हो तो उसमें जो है प्रॉपर जो स्टैटिस्टिकल जो एक सपोर्ट है वो जरूर जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, ठीक है। सो विद दिस ऑल योर दिस मैनेजमेंट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपने इसको एक बार गो थ्रू होना है, फिर आपने इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है बेटा। मैम यस मैम। हाँ जी, मैम 5.2 आपने करवाई नहीं थी पहले। हाँ जी, हाँ जी, पता है मुझे बेटे, पता है। इसीलिए मैं पीछे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि 5.2 करवानी है। आई ओके एम ऑल सेट मैम। कि आपको करवानी है। कौन कौन बोल कौन रहा है, क्या नाम है? मैम प्रीति। प्रीति, कहाँ से हो आप बेटे, कौन से स्कूल से? मैम संगरूर मेरिटोरियस स्कूल। ठीक है, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा कि आप इतने अलर्ट माइंडेड हो कि आपको पता है कि कुछ चीज जो है वो रहती है। और दूसरी बात, मुझे आई एम होपफुल कि आपको मेरे साथ हम लोग इकट्ठे चल रहे हैं तो आपको समझ आई हुई है, आपको मेरे से समझ आ रही है, तभी शायद आपको ये लग रहा है कि वो टॉपिक भी है वो हम कर लेंगे। ऐसे ही है? जी मैम। ठीक है बेटा, कोई नहीं, हम अभी कर लेते हैं। मैं ना वही देख रही थी कि मुझे याद था कि टॉपिक जो मैंने इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि ना मुझे माइंड में था कि आपको पहले थ्योरीज के जब करवाएंगे ना फिर आपको थोड़ा सा हजम करना आसान हो जाएगा कि थ्योरीज है क्या। अगर मैं शुरू में वो सेकंड चैप्टर को लेके पकड़ के बैठ जाती तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगना था कि ये कौन सी थ्योरी। आप अभी अभी सुनोगे ना तो आपको आसान लगेगा। अब ओके ये मैम। सारा समझ आ गया ना आपको? यस मैम। मैम आगे आपका 5.2 आ गया। एक्चुअली इसका जो इन्होंने थ्योरेटिकली वो दिया हुआ है ना वो काफी लंबा, ये देखो ना पॉइंट्स में नहीं है। तो मुझे ये लगता था कि ये सारे को एकदम से ऐसे लेना
कोई वो मतलब कि हम इसको ना अपने ढंग से समझेंगे कि इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, थ्योरी के। तो ऐसे पूरे पैराग्राफ को पढ़ देने से नहीं बात बनेगी। ये जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है, ये एक्चुअली बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी है इसको? मैंने आपको शायद शुरू में बोला था कि इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ी थी कि नहीं? अपने एंड पे पढ़ के देखी थी? नो मैम। No, ma'am. चलो कोई बात, अभी पढ़ लेते हैं फिर, है ना? तो हाँ जी, स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है ना बेटे, बेसिकली ये स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी है जो मैनेजमेंट की, ये दोनों थ्योरीज जो हैं ये ओनर्स एंड जो मैनेजर्स हैं उसके बीच की बात की, रिलेशन की बात की के ऊपर बेस्ड है कि क्या रिलेशन जो है वो हम मान के चलें शेयर होल्डर्स में और जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं। आप लोगों ने कॉमर्स में ये चीज तो पढ़ी है कि ओनर्स और जो मैनेजर्स हैं उनको सेपरेट लिया जाता है। जो बिजनेस है, जो पैसे लगा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग होते हैं, और जो बिजनेस को चला रहे हैं वो अलग होते हैं। हम लोग यही मान के चलते हैं ना? यस Yes, मैम। हम ma'am. लोग यही बोलते हैं ना? यस मैम। तो जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है, जो ये मान के चलती है, तो और उसके बिल्कुल उलट एजेंसी थ्योरी चलती है, ठीक है। स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है वो ये कहते हैं कि जैसे स्टीवर्ड्स होते हैं ना, कि जैसे कोई एयरक्राफ्ट या शिप में जो लोग पैसेंजर्स वगैरह को, उनको पूरी तरह से उनकी जो नीड्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं, फूड सप्लाईज वगैरह, तो उस ढंग से उन्होंने लिया हुआ है कि जैसे सेवादार है, एक तरह से सेवा भावना से काम कर रहे हैं। मिलती तो इनको तनख्वाह है, लेकिन उन्होंने वो वर्ड यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है बेटा, एक तो सबसे पहले आपने यही फर्स्ट लाइन में दिया हुआ कि दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय डेविस, स्कूरमैन एंड डोनाल्डसन 1997 में है। ये आपने याद रखना है, आपके ना इसमें एमसीक्यूज में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये जो स्टीवर्डशिप थ्योरी किसने डेवलप करी है। तो ये डेविस और डोनाल्डसन दोनों ने उसको डेवलप किया है, ठीक है। तो ये किस असम्पशन पर बेस्ड है? ये इस असम्पशन पर बेस्ड है कि किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं है शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स में, ठीक है। मतलब कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है इंटरेस्ट का। दोनों जो स्टेक होल्डर्स या मैनेजर जो हैं ये आपस में बड़े अच्छे हैंड इन ग्लव रिलेशंस में चल रहे हैं। तो इस थ्योरी में जो बेसिकली है वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता है बिटवीन मैनेजर्स, सक्सेसफुल परस्यूट को अगर ध्यान में लेके चले तो उनका जो स्टीवर्डशिप में जो उसका काम है, यहाँ मिडल में आके ना ये लाइन दी हुई है, जहाँ पे डोनाल्डसन एंड डेविस 1991 दिया हुआ है ना, वहां पे अगर आपको ये देखिए, ये रही लाइन, ठीक है। तो ये है कि स्टीवर्डशिप थ्योरी व्यूज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स, सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंड नॉट ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो दैट ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स इन द एंटरप्राइज कलेक्टिव रिवॉर्ड। तो जो स्टीवर्ड है, जो मैनेजर है, उसको स्टीवर्ड बोला गया है, वो काम चला रहा है ऑर्गेनाइजेशन का और पैसा लगा हुआ है स्टेक होल्डर्स का। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ स्टेक होल्डर्स, वो तो इतना ब्रॉड दायरे में काम कर रहा है कि वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल के लिए वो काम नहीं कर रहा, मतलब कि स्टेक होल्डर के लिए काम नहीं कर रहा, पर वो तो सभी के लिए ही काम कर रहा है, कलेक्टिवली जो है सभी के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है ना वो बड़ी रिलैक्स्ड तरीके से चलती है। उसको लगता है कि भाई किसी भी तरह से सेपरेशन ऑफ रोल जो है उसकी जरूरत है ही नहीं है। मतलब जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी और जो ओनर्स हैं उनकी, ठीक है। अब अगर हम इसमें नीचे आके देखें तो यहाँ पे देखो बेटा, जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है जो नीचे पैराग्राफ में ये लिखा है कि स्टीवर्ड थ्योरी स्टेट्स दैट अ स्टीवर्ड प्रोटेक्ट्स एंड मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू फर्म परफॉर्मेंस, ठीक है। इसको आप इस पैराग्राफ को आप मार्क कर सकते हो। स्टीवर्ड्स आर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर्स, प्रोटेक्ट्स एंड मेक प्रॉफिट्स फॉर द शेयर होल्डर्स। तो स्टीवर्ड जो है वो कंपनी के वो लोग हैं, वो ऑफिसर्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स के लिए पूरा काम कर रहे हैं, उनके शेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट दे रहे हैं। स्टीवर्ड जो है वो बड़े सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड है जब भी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस उनको मिलती है, ठीक है। तो उनका जो ध्यान है वो शेयर होल्डर की रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की तरफ है। ये उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है स्टीवर्डशिप थ्योरी का। इसमें देखो कि जो शेयर होल्डर है वो क्या कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, इसका मतलब एक ट्रस्ट और एक एम्पावर कर रहा है स्टीवर्ड को, उसको उसके हवाले कर दिया कि ये मैंने पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लगाया, अब ये तुम्हारे हवाले है, तुम इसके ऊपर बेहतर काम करो और उसके जो रिजल्ट्स हैं आप मुझे दो। तो फिर वो रिटर्न में स्टीवर्ड क्या दे रहा है, वो
मैक्सिमाइज करके दे रहा है शेयर होल्डर की वेल्थ को। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये जो है आपस में साइकिल चलता है। तो दिस इज अबाउट स्टीवर्डशिप थ्योरी। ठीक है। अब अगर हम एजेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो एजेंसी थ्योरी जो है वो बिल्कुल उलट चलती है, जैसे कि मॉडर्न टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे ये है कि एक जैसे जैसे एक फर्म ग्रो करती है, डाइवर्सिफाई करती है और वो जोग्राफिकली बड़ी ज्यादा बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई सिंगल ओनर रहे उसको संभालने वाला। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिसने पैसा लगाया वही संभाल रहा है। तो वहां पे ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है कि एक ही पर्सन सारा वो काम कर रहा है, तो वहां पे जो डिवीजन है वो कई बार कंपलसरी हो जाती है। अब यहाँ पे भी ना मिडल ऑफ द पैराग्राफ में इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने पहले शुरू में तो नाम भी बताए थे। यहाँ पे है, ये देखिए, हाँ जी, एजेंसी थ्योरी अराउंड 10th लाइन है कि दिस पैराडॉक्स अराइजिंग आउट ऑफ द नेक्सस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज वेल नोन एज एजेंसी थ्योरी, which was originated from the seminal papers of Elchian and Demsetz 1972, Jensen and Mackling 1976, and later elaborated by the work of Jensen and Fama 1983। ये कुछ नाम दिए हुए हैं, मतलब शुरू में सबसे पहले किसने दिया, बस आपको उतना ही वैसे ध्यान में रख लीजिए। बाकी इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एडम स्मिथ का नाम आ रहा है। The agency problem was effectively identified by Adam Smith in his influential book द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक का नाम आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा। ठीक है जी। तो वो बोलते हैं कि एडम स्मिथ जो है उन्होंने इसका जिक्र किया था व्हेन ही आर्ग्यूड दैट कंपनी डायरेक्टर्स वर नॉट लाइकली टू बी केयरफुल विद अदर पीपल्स मनी एज विद देयर ओन। तो उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया था। उन्होंने बोला था कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो लोगों के पैसे के लिए उतने ही केयरफुल होंगे जितने कि वो अपने पैसे के लिए केयरफुल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये वही ट्रस्ट वाली बात आ गई ना, यहाँ पे भी ट्रस्ट जो है वो नहीं रखा गया। ये मान के चला गया कि जो मैनेजर है वो मैनेजर का काम करेगा, जो ओनर है पैसा तो उसका लगा है। अब इसमें अगर हम ये नीचे देखें तो ये लाइन दी हुई है इसी पैराग्राफ में, लास्ट ये जो 4th लाइन है, मैनेजर्स रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू एम्प्लॉय देम इनटू प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल वेंचर्स एंड द फाइनेंसर्स नीड द मैनेजर्स टू जनरेट अ हैंडसम रिटर्न ऑन देयर फंड्स। सो मैनेजर का काम है जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उसको प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करें कहीं पे, और जो फाइनेंसर है मतलब जिसने पैसा लगाया इन्वेस्टर है ना, उसका काम है कि वो मैनेजर से उसके ऊपर रिटर्न जो है वो मंगवाए कि मेरे को अब इसके ऊपर रिटर्न दो जो भी बनती है। ठीक है। सो द एजेंसी थ्योरी सजेस्ट, इसको मार्क कर लेना इस पे 4-5 लाइंस को। सो द एजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल्स इन हुज इंटरेस्ट द कॉर्पोरेशन शुड बी रन इवन दो दे रिलाई ऑन अदर्स फॉर द एक्चुअल रनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब इसमें ना इन्होंने कुछ दो प्रॉब्लम्स की भी बात करी है कि जो एजेंसी थ्योरी प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक है टाइप 1 एजेंसी प्रॉब्लम और दूसरा है टाइप 2 एजेंसी प्रॉब्लम। अब जो टाइप 1 एजेंसी प्रॉब्लम है वो तो वही सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करती है कि दोनों जो है वो अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग हाथों में होने चाहिए। ठीक है जी। और अगर हम टाइप 2 की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट कहाँ कौन सा है जिसको इंडिकेट किया गया है, तो वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। मतलब कि जो शेयर होल्डर जिनका शेयर ज्यादा है और जो वो शेयर होल्डर जिनका शेयर जो है वो कंपनी में कम है, तो उनकी भी आपस में जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है कोऑर्डिनेशन का, उसके ऊपर भी एजेंसी थ्योरी जो है वो जिक्र करती है, उसकी बात करती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है वो लेके चलती है कि कोई भी जो है आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों पार्टीज में। इनफैक्ट जो स्टीवर्ड है मतलब कि जो डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं किसी के लगे हुए पैसे के ऊपर। ठीक है। स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को वो ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन जो एजेंसी थ्योरी है वो प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक सिचुएशंस को लेके चलती है, उसमें जो सेपरेशन है ओनरशिप और मैनेजमेंट की उसको एक्सेप्ट किया गया। और आज के टाइम में एजेंसी थ्योरी ही जो है वो प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल है, क्योंकि जो कंपनीज हैं बहुत बड़े लेवल पे जो काम कर रही हैं वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि ओनर और मैनेजर जो है वो एक ही हो। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे ये डायग्राम देखिए एजेंसी थ्योरी का, तो इसमें आपको वही नजर आएगा कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप है, क्योंकि एजेंसी थ्योरी नाम जो दिया हुआ है, तो जो प्रिंसिपल नाम है मतलब ओनर्स के लिए दिया हुआ है और शेयर होल्डर्स के लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो
एजेंट्स जो है मतलब डायरेक्टर्स को हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं और फिर उनको जो है डेलीगेट किया जाता है काम, कि वो उनको काम करके दें। ठीक है जी। और जो ये एजेंट्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना काम करके उनको वापसी देते हैं। अब वापसी क्या मिलती है, प्रिंसिपल्स को प्रॉफिट्स या रिटर्न्स मिलते हैं। और जो डायरेक्टर है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है। अगर हम इन डायग्राम को थोड़ा सा कंपेयर करें ये वाले डायग्राम के साथ, तो इसमें ये था कि शेयर होल्डर्स ट्रस्ट रिपोज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहे हैं स्टीवर्ड्स पे। और स्टीवर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इन रिटर्न प्रोटेक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। और यहाँ पे अगर आप साइड में देखिए एक्सट्रीम राइट में दिया हुआ स्टीवर्ड्स जो हैं उनके पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों हैं, कि वो सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मोटिवेशन मिलती है, पूरा फुल फ्रीडम मिलता है। और अगर हमें इधर से देखें शेयर होल्डर्स की तरफ से, तो उनको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स चाहिए होती है, उनको वो मिल रहा होता है उस ट्रस्ट के अगेंस्ट जो उन्होंने रिपोज किया होता है स्टीवर्ड्स के ऊपर। और इस डायग्राम को अगर हम देखें, तो इस डायग्राम में जस्ट उन्होंने जैसे है ना कि भाई हायर किया है, उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो जो एजेंट है उसने भी अपना काम कर दिया, बस परफॉर्म करके दे दिया। जो प्रिंसिपल को मिलना चाहिए था उसको वो मिल गया, और जो जो एजेंट है जिस ढंग से उसको काम करना चाहिए था उसने वो काम कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी थ्योरी। यहाँ पे ये टेबल देख लो, आपको थोड़ा सा और पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे ये है कि जैसे इसके पीछे थ्योरेटिकल बेस क्या है स्टीवर्डशिप थ्योरी में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये मान के चला जा रहा है कि माइंडसेट है ह्यूमन बिहेवियर का, कि लोग जो है वो दूसरे के लिए एम्पैथेटिक हैं। इसीलिए इन्होंने विश्वास की भावना के साथ जो है शेयर होल्डर्स ने विश्वास अपना रिपोज किया है एजेंट जो ये डायरेक्टर्स हैं। तो जो एजेंसी थ्योरी है पूरी इकोनॉमिक्स के ऊपर चल रही है प्रैक्टिकली, कि भाई जो एजेंट की फॉर्म में काम करने आया है उसका जो पर्पस है वो भी मनी मेकिंग है, और जो बंदा पैसे लगा रहा है उसका भी जो पर्पस क्या है, मनी की रिटर्न लेनी। ठीक है। अगर हम ये मॉडल की बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मिशन है उसके ऊपर काम कर रहा है जो पर्सन है, वो एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मोड के साथ काम कर रहा है, जो हमने अभी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में भी पढ़ा था। एक मिशन कोड में वो काम कर रहा है, मतलब वो लॉयल है और बड़ा कमिटेड है। ठीक है। और जो एजेंसी थ्योरी में क्या है, वो इकोनॉमिक मैन है, मतलब उसका क्या मोटिव है, मास, जो मास करनी, वेल्थ है ना, प्रॉफिट मेकिंग, ये है उसको। अच्छा बिहेवियर देखो तो स्टीवर्डशिप थ्योरी में कलेक्टिव सर्विंग होती है, कि उन्होंने इकट्ठे मिलके सबके लिए काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं करना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं करना। तो अभी जैसे आपने डायग्राम में किया, तो एजेंसी थ्योरी जो है वो सेल्फ सर्विंग, मतलब अगर वो काम कर रहा है तो उसने अपने लिए कोई टारगेट रखा है जिसको वो उसने अचीव करना है। मोटिवेशन की बात करें तो इसमें वो सेल्फ मोटिवेटेड है, हायर लेवल की नीड्स को ध्यान में रख के वो काम है। तो जो एजेंसी थ्योरी में वो जैसे कोई नौकरी करने आया, उसको पता है कि उसकी पोस्ट क्या है, उस पोस्ट के लिए उसने काम करना है, तो यहाँ पे वो फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स उसकी फुलफिल हो रही। अब देखो, अब हम लोगों ने मोटिवेशन की थ्योरीज की है ना, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना आराम से समझ आ गया होना कि हायर लेवल नीड्स का मतलब क्या है और लोअर लेवल नीड्स का मतलब क्या है। लोअर लेवल नीड्स सिर्फ दो नीड्स की बात है, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स। हाई लेवल में उसके आगे की नीड्स की बात हो रही है। ठीक है बेटे। तो ये जो देखो आपको यहाँ पे, अगर हम यही जो परमात्मा करता है ना वही सही होता है। हम लोगों ने, मैंने तो ये सोच के ये जो आपका थ्योरी का था ना ये वाला चैप्टर, इसलिए बाद में किया कि आपके लिए नया कंसेप्ट है, तो अभी आप एकदम से बीच में से इसको अलग से पकड़ोगे तो समझ नहीं पाओगे। अब जब हमने वो किया मोटिवेशन की, आज ही थ्योरीज हमने करी है, तो मुझे लगता है अब आपको आराम से ये वाले पॉइंट समझ आ रहे होंगे कि ये क्या क्या रहे हैं। ठीक है। इजंट इट, समझ आ रहे हैं ना आपको? यस मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे परफॉर्मेंस क्राइटेरियन है, तो स्टेक होल्डर की वैल्यू की क्रिएशन के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है। तो स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है जिसने पैसा लगाया, वो क्रेडिटर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जो एजेंसी थ्योरी है तो बेसिकली उन्होंने ओनर और शेयर होल्डर की बात करी है। ठीक, मतलब कि जो शेयर होल्डर है वही ओनर है, बेसिकली शेयर होल्डर की रिलेशन की बात करी है। ओनर मैनेजमेंट रिलेशनशिप जो है, इसी के ऊपर ये मेन पॉइंट है, ओनर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है वो ओनर मैनेजमेंट की जो रिलेशनशिप है उसमें जो गोल को है वो अलाइनमेंट में लेके चलती है, कि आपस में किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है।
और जो एजेंसी थ्योरी है वो ओनर मैनेजमेंट की रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट में मान के चलती है। इसके ऊपर आपका एमसीक्यू बड़े आराम से बनता है कि जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है उसमें ओनर मैनेजमेंट जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, वो क्या है, वो गोल अलाइनमेंट में है। और अगर एजेंसी थ्योरी की बात करें तो वो गोल कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है कलेक्टिविज्म पे बेस्ड है कि मिलजुल के काम करना है। एजेंसी थ्योरी जो जो इंडिविजुअलिज्म की नीड्स के ऊपर बात करती है उसी को लेके चलती है कि वो अपने लिए काम करें। कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं ये भी चलो, लो पार डिस्टेंस, हाई पार डिस्टेंस, तो ये कुछ खास नहीं। टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कि छोटे लेवल पे अगर हम धीरे कि कम सालों में बात करें तो हो सकता है छोटी मोटी छुटपुट सी बातें हों जहाँ पे आपस में राय ना मिलती हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है सब कुछ सही होगा, रिलेशनशिप बढ़िया होगी, कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तो एजेंसी थ्योरी जो है वो शॉर्ट टर्म में लेके चलती है, वो कहते हैं लॉन्ग रन में तो वी ऑल आर डेड। तो इसलिए जो पैसा जिसका है उसको सेपरेट लेके चलो, जिसने काम करना है उसने उस पैसे के लिए उसको सेपरेट लेके चलो। मैनेजेरियल मोटिवेशन इंट्रिंसिक है, यहाँ पे जो स्टीवर्ड है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह से कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एजेंसी थ्योरी में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि पैसा लगा हुआ है किसी का, उस पैसे ने ही जो है वो लोगों को, जो मैनेजर है उनको मोटिवेट किया कि अब आपको उस पैसे की जो वापसी है वो आपने करके दिलानी है। ठीक है। तो जो जनरल अप्रोच है स्टीवर्ड में वो ट्रस्ट वाली है और एजेंसी में डिस्ट्रस्ट वाली है। और अगर हम बिहेवियर की बात लेके चले मैनेजर की तो एक्सेप्ट करके चलता है कि मुझे ये मेरा काम है और मैंने मैक्सिमाइज करना ही है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को। तो एजेंसी थ्योरी में ये है कि वो एक अवॉइडेंस वाला बिहेवियर लेके चलता है कि मेरा काम सिर्फ मेरे तक है। ठीक है, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कलेक्टिव नहीं चल रहा, मैं इंडिविजुअली चल रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें यह है कि जो स्टीवर्ड है वो अपना प्राइमरी जो है रोल वो प्ले करता है, मतलब खुद पार्टिसिपेट करता है, खुद डिसीजंस लेता है, आगे होके लीडरशिप दिखाता है। लेकिन एजेंसी थ्योरी में मॉनिटरिंग वो चल रही है, किसी भी तरह से अलग से वो लीडरशिप दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता जो भी मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है उसमें मैनेजमेंट की वो अपने हाथ में वो लेके चलता है। ठीक है, वो खुद डिसीजंस लेते हैं, लार्ज डिस्कशन उनको मिली होती है, मतलब उनको विलिंगनेस मिली होती है, फुल फ्रीडम मिला होता है। लेकिन जो एजेंसी थ्योरी है उसमें जो डिसीजंस हैं वो ऐसे जो डायरेक्टर्स हैं उनको अलग से नहीं दे देते हैं कि तुमने डिसाइड करना, उसमें शेयरिंग होती है। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग में कोई बातें डिसाइड होती हैं, कोई रेजोल्यूशन से पास की जाती है कोई बातें, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, मतलब वहां पे जो से है सिर्फ जो मैनेजर है उसकी नहीं होती, वहां पे शेयर होल्डर्स को भी साथ के साथ पूछा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आपको स्टीवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी की जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई होनी है कि क्या फर्क पड़ता है दोनों में, क्या है। पहले जो चलती थी वो स्टीवर्डशिप थ्योरीज की बात चल रही थी, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली है वो एजेंसी थ्योरी चल रही है। आई होप दी थिंग्स आर क्लियर टू यू बेटा, समझ आ गया बेटे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, Yes, किसी ma'am. तरह का कोई भी डाउट जो अगर आपको, क्योंकि विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, आप बताइए अगर किसी भी तरह से कोई आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है। अभी तक की जो हमारी जर्नी गई वो बहुत अच्छी रही, मुझे आपको, आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है ना, आप लोगों को समझ आ गई है तो मेरे को लगेगा कि हम लोग जिस टारगेट को माइंड में लेके चले थे वहां पे हम काफी सक्सेस